Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of August 2025. तो गाइज आज है तारीख 17 अगस्त 2025 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को आज किसी भी मैप के क्वेश्चन के साथ नहीं शुरू करेंगे। तो एक्चुअली में दोस्तों आज संडे है और आपको पता है संडे में आर्टिकल्स होते हैं बहुत कम, और हमने आज का सेशन काफ़ी स्पेशल रखा है क्योंकि हमने आज के संडे में कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स लिए हैं डाउन टू अर्थ के, द हिंदू के एंड इंडियन एक्सप्रेस के। तो फटाफट डिस्कशन करते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा काम का है। इवन ये सेशन आज के न्यूज़पेपर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक आर्टिकल के बाद एक क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आप चेक कर सकते हैं आपने इस आर्टिकल से क्या सीखा है। अपना टेस्ट ज़रूर से अटेम्प्ट करा करो। नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन, एंड क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये जो प्रीलिम्स के लिए आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है ना, वो भी करंट अफेयर्स के आधारित पे क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, यही सब आपको कोचिंग मटेरियल में मिलने वाला है टेस्ट सीरीज़ के अंदर में। तो एक छोटा सा काम आपको डेली बेसिस पे करना है, टेस्ट ज़रूर से अटेम्प्ट करना है। मज़ा बहुत आएगा, चीज़ों को आप समझ पाओगे क्योंकि आप टेस्ट को तभी लगा पाओगे जब आप बाकी सारे आर्टिकल पे कंसंट्रेट करेंगे, फोकस कर पाएंगे, है ना। तो पहले पूरा आर्टिकल सुनिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, दूसरा आर्टिकल सुनिए, फिर क्वेश्चन लगाइए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज का हमारा आर्टिकल नंबर 1 जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पर ढेर सारी रील्स, ढेर सारे यूट्यूब शॉर्ट्स, ऐसे यहाँ पर आर्टिकल्स भी पब्लिश कर रहे थे जहाँ पे प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन हो रहा था। एक्चुअली में हम तो कभी मानेंगे नहीं, हम इंसान लगातार यहाँ पे प्रदूषण करते चले जा रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें प्लास्टिक पोल्यूशन कैसे रोकना है। हर रोज़ प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है, हर रोज़ प्लास्टिक का वेस्ट जनरेशन हो रहा है। तो दोस्तों नेचर अपने आप को ही हील करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? नेचर ने यहाँ पर एक ऐसा बैक्टीरिया हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया है जो प्लास्टिक को खाता है। अब प्लास्टिक बहुत सारे प्रकार की होती है। यहाँ पे जिस प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं वो है पीईटी प्लास्टिक। अभी इसके बारे में भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। पॉलीथाइलीन ट्राइफलेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे क्या होता है ये। इसको लेकर यूपीएससी एक क्वेश्चन भी पूछ चुका है, याद होना चाहिए। पीवीसी को लेकर क्वेश्चन पूछ चुका है, बिस्फेनॉल को लेकर क्वेश्चन पूछ चुका है, पीएफएस को लेकर क्वेश्चन पूछ चुका है। ये फेवरेट टॉपिक्स हैं उनके। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा डाउन टू अर्थ का पूरा न्यूज़ आर्टिकल। इसमें पूरा इन्होंने प्रोसेस समझाया है कि कैसे एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या माइक्रोब की हम बात कर रहे हैं, वो दुनिया की प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस से लड़ सकता है, दुनिया के प्लास्टिक्स को खा के हमको बचा सकता है, हमारे नेचर को बचा सकता है। मैंने बताया ना, नेचर अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, नेचर अपने आप को ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि हम नहीं बचा पा रहे उसको, इवन हम और दूषित कर रहे हैं। तो सर अगर एग्जाम में उस बैक्टीरिया का नाम पूछ लिया जाए तो, क्योंकि बैक्टीरिया होगा तो कोई ना कोई नाम तो होगा ही ना उसका, तो बिल्कुल नाम पढ़कर जाइए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है एडियोनेला सैकिएंसिस। तो ये इस बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया कहाँ से खोजा गया है? जापान में खोजा गया है, इसलिए थोड़ा सा नाम भी वहाँ से आप कह सकते हैं एक लिंक बैठता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। अब ये क्या है? मैंने बताया एक बैक्टीरियम है, छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अगर आप खुद से ऐसे ही निगाहों से देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा वो। हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी तभी उसको अच्छे से देख पाएंगे। यानी नेकेड आई के सामने बिल्कुल इनविजिबल सा ये रहता है। इसके परिवार वगैरह की बात करें या इसके वंश की बात करें तो परिवार की जब बात आती है तो वो है परिवार इसका कोमा मोनेडेकेई फैमिली। और फिर इसके जब जीनस की बात आती है, इसका पूरा वंश जो है वो कौन सा है, तो वो है इडियोनेला। तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम भी इडियोनेला सैकिएंसिस रखा गया है। तो नाम याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है। इसमें एक स्पेशल खास बात है, स्पेशल एबिलिटी है। वो एबिलिटी कौन सी है कि ये पीईटी प्लास्टिक्स जो होती हैं, जिस प्लास्टिक से बॉटल बनती है, और आजकल आप देख पाओगे बॉटल का इस्तेमाल होता है, सीधा उसको कचरे में फेंक दिया जाता है, या फिर जो आज फूड पैकेजिंग हो रहा है उसमें प्लास्टिक का उपयोग होता है, ऐसी प्लास्टिक को ये खाने का काम करता है बैक्टीरिया। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ये पीईटी प्लास्टिक है ये आज हमारे नॉर्मल दिनचर्या में जुड़ चुका है। इधर उधर ट्रैवल किए, पानी की बोतल परचेज की, उसको हमने वाटर को ड्रिंक किया, उसके बाद बोतल को फेंक दिया। फूड पैकेजिंग में और भी ढेर सारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये प्लास्टिक्स का यूज़ हो रहा है।
तो पीईटी प्लास्टिक दोस्तों बहुत खतरनाक है। हम यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। अब फेंक दिया, एनवायरनमेंट उसको धीरे धीरे करके गलाता है। तो धीरे धीरे उसको गलने में पता है 100 साल लग जाएंगे, 100 से ज़्यादा साल नेचुरली लग जाएंगे उसको पूरी तरह से डिग्रेड होने में। तो ये बैक्टीरिया कितना फ़ायदेमंद है ये आप समझ रहे हैं। और जबकि ये प्लास्टिक धीरे धीरे जब 100 साल में ये डिग्रेड होगा, ख़त्म होगा, एनवायरनमेंट में गलेगा, सड़ेगा, तो इसमें से बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स भी रिलीज़ होंगे जो हमारे एनवायरनमेंट को और नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये जो बैक्टीरिया है एडियोनेला सैकेंसिस, ये क्या करेगा, ये इस पूरे प्लास्टिक को खा सकता है और खाकर इस प्लास्टिक को अपने बॉडी के लिए फूड एनर्जी या ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो ये खास बात है। तो ये बैक्टीरिया को आगे हम और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे, नहीं पता। अभी ये रिसर्च जो है इसके बारे में ध्यान रखना। तो ये बैक्टीरिया एक प्रकार का प्लास्टिक ईटिंग मशीन होगा जो आने वाले समय पर प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने में बड़ी ज़्यादा सहायता हमारी कर सकता है। क्वेश्चन यह है, ये सर डिस्कवरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में प्रश्न बनने के चांसेस तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये डिस्कवरी हुई कहाँ पर है? यह डिस्कवरी हुई है जापान में। ध्यान रखना, जापान के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये प्लास्टिक वेस्ट को बहुत स्टडी किया, उसके बाद ये सब कुछ हमारे सामने प्रस्तुत किया है डेटा। अब एक्चुअली में ये बैक्टीरिया पहली बार कहाँ पर दिखा? पहली बार खुद ये प्लास्टिक के ढेर में पाया गया। वही पीईटी कंटेमिनेटेड प्लास्टिक एक ऐसी मतलब एक जगह पड़ी थी पूरी तरह से, वहाँ पे उस जगह पर बहुत सारी मिट्टी थी और ये प्लास्टिक था। बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट भी था जो उस मिट्टी में दबा हुआ था। तो उसी मिट्टी के अंदर में धीरे धीरे करके बैक्टीरिया पनपा और पनपने के बाद, बढ़ने के बाद में उसी प्लास्टिक को खाना इसने शुरू कर दिया। तो नेचर ने, मैंने आपको बताया ना, अपने आप को हील करना शुरू कर दिया और एक एक ऐसा बैक्टीरिया को जन्म दिया नेचर ने जिसके माध्यम से हम प्लास्टिक्स को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है इस बैक्टीरिया के कुछ रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्योंकि जब आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते होंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है? प्लीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनेगा, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसका मतलब इसके जो सेल वॉल स्ट्रक्चर हैं उसमें जब आप इसकी लैब टेस्टिंग करते हैं ना, तो कोई भी वॉयलेट कलर जो है यहाँ पर नहीं बना रहता। ठीक है, तो ये पहचान होती है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बस इतना ध्यान रखिए, ग्राम नेगेटिव है। और ये किस प्रकार के शेप का बैक्टीरिया है? तो रॉड शेप का। ये एक रॉड शेप का बैक्टीरिया हमको देखने को मिलेगा, जैसे छोटा सा सिलेंडर है ना, कुछ उस प्रकार के। साइज़ बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक साइज़ है। मैंने बताया नेकेड आइज आप नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप से देखना ही पड़ेगा जब आप देखना चाहेंगे तो। मोटिलिटी की बात करेंगे, ये चलता कैसे है? तो दोस्तों यहाँ पर ये मूव करता है अपने बॉडी के एक स्ट्रक्चर के माध्यम से जिसको बोलते हैं फ्लैगेलम। फ्लैगेलम क्या है? इसके पूंछ की तरह एक स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से बॉडी को मूव करता है। इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कोई भी स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करता। यानी बैक्टीरिया दो प्रकार के ऐसे भी होते हैं, जो एक स्पोर फॉर्मिंग होता है, दूसरा नॉट स्पोर फॉर्मिंग होता है। ये स्पोर फॉर्म नहीं करता, ध्यान रखना। स्पोर मतलब कुछ अलग से रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करना। वो रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करने का काम इस बैक्टीरिया का नहीं है। ठीक है, ना ही कोई कलर प्रोड्यूस करता, यानी बिल्कुल कलरलेस। मतलब आप इसको इमेजिन कैसे करोगे? सर देखना पड़ जाए तो इमेजिन कैसे करेंगे? इमेजिन कर लो एक पतला सा छोटा सा जिसका कोई कलर नहीं है, एक ऐसा रॉड पड़ा हुआ है एक जगह पे, वो प्लास्टिक को खाने का काम करता है। इसी को ही आप यहाँ पर ये वाला प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया कह सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि सर ये रहता कहाँ पर है? इसकी फेवरेबल कंडीशंस कौन सी हैं? ज़्यादातर मिट्टी के अंदर में, सॉइल के अंदर में। स्पेशली दोस्तों वो वाली मिट्टी जिसके अंदर में नमी होती है या फिर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, या फिर जो हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एरियाज़ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा पानी देखने को मिलेगा, वहाँ पर ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। या फिर मैंने आपको बताया कि बहुत सारा एरिया ऐसा है, लैंड एरिया है, मिट्टी वहाँ पर पड़ी है, प्लास्टिक उसमें मिलता है, तो उस जगह पर इस बैक्टीरिया का रहना बहुत ज़्यादा पसंद है इसको। और वही जैसे मैंने आपको बताया गार्बेज डंप वगैरह में ये पाया जाता है नॉर्मली। अब ये काम कैसे करता है? एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर ये काम कैसे करता है। और ये इस पीईटी प्लास्टिक को खा लेगा तो क्या इसको नुकसान नहीं देगा? ये बैक्टीरिया पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगा? तो ये जो पीईटी प्लास्टिक्स की जब हम लोग दोस्तों डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सुनिएगा, इसका नाम है पॉलीथाइलीन ट्राइफेथलेट, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया। ये जो प्लास्टिक है ये दो केमिकल्स को जोड़कर बनाई जाती है, यानी दो केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है। एक है इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा है टेरेफ्थैलिक एसिड। इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो इससे हम पीईटी प्लास्टिक्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इस पीईटी प्लास्टिक को जब खाता है ना, तो खाने के लिए पहले तो वो एक एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। एंजाइम बेसिकली एक स्पेशल प्रोटीन है
और उस एंजाइम के माध्यम से इस पीईटी प्लास्टिक को छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर में वो तोड़ देगा। अब वो छोटे छोटे ब्लॉक्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स खा लेंगे या दूसरे एनिमल्स उसको खा लेंगे, दूसरे एनिमल्स पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यानी ये जो बैक्टीरिया है ये पीईटी प्लास्टिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। वो छोटे छोटे पार्ट्स हमारे एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल सेफ हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म उसको एज अ फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये बैक्टीरिया पीईटी प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर लेता है जैसे एक इंसान अपने खाने को डाइजेस्ट करता है। तो बार बार ये हमने पीईटी प्लास्टिक का नाम यूज़ किया है, एग्जैक्टली ये है क्या तो पता होना चाहिए, पॉलीइथाइलीन ट्रैफ्थेलेट। ये बनता कैसे है मैंने आपको बताया, एक कॉम्बिनेशन करके। वो जो कॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पॉलीमराइजेशन में हम दो चीज़ें मिलाते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरेप्थेलेटिक एसिड। इनको ज्वाइन कर देंगे तो इससे ये प्लास्टिक मिल जाएगी और एज अ बाय प्रोडक्ट हमको पानी मिलेगा। ठीक है, तो एक थर्मोप्लास्टिक है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जब इसको आप गर्म करेंगे, गर्म कर करके इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। मजबूत प्लास्टिक होती है, ट्रांसपेरेंट है, हल्की होती है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बॉटल में, फूड कंटेनर या फाइबर्स के अंदर में या पैकेजिंग मटेरियल में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज दिनचर्या में आपको बता रहा हूँ ना, रोज़मर्रा ज़िंदगी में पीईटी प्लास्टिक सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। हालांकि ये वेस्ट भी जनरेट हो रहा था, लेकिन इस वेस्ट का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन जो नेचर खुद से अपने आप के लिए लेकर आता है वो है ये वाला बैक्टीरिया जिसके बारे में डिस्कशन किया। कौन सा बैक्टीरिया? एडियोनेला सैकिएंसिस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपने इस आर्टिकल से कितना कुछ सीखा है। ये आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू एडियोनेला सैकिएंसिस समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। ये कभी कभी अखबारों में, खबरों में देखने को मिलता है। इसको लेकर आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है जो डिस्कवर किया गया था मैरीन सेडिमेंट्स के अंदर में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये बैक्टीरिया कैपेबल है ऑफ डिग्रेडिंग पॉलीथाइलिन ट्रैफ्थेलेट, यानी पीईटी प्लास्टिक को ये एनवायरमेंट में डिग्रेड कर सकता है उनको तोड़ तोड़ कर। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये नेचुरली कहाँ पर पाया जाता है? जो ऑक्सीजन रिच सॉइल है, ऐसी मिट्टी जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट यानी प्लास्टिक का कूड़ा बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो बताइए तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। चलिए तब तक इसका आंसर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ये सुंदर सा पीडीएफ आप देख पा रहे हैं जिसमें हर एक चीज़ शामिल करी गई है विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी अगला आर्टिकल डिस्कस करना है गौर के बारे में, यहाँ पर भी क्वेश्चन लगा है, फिर उसका अगला आर्टिकल वहाँ पर भी क्वेश्चन लगा हुआ है। तो ये सारी के सारे दोस्तों जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ऑन अ डेली बेसिस प्रोवाइड करवाए जाते हैं एक पेड ग्रुप के अंदर में। तो आप अपने लंबी जर्नी पर हैं, एक पेड ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उसमें होने वाले हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स, क्योंकि ये ग्रुप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और मैं आपको रोज़ बता रहा हूँ नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर के महीने से ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो मेक श्योर करें अभी से यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख लें। रेगुलर बेसिस पे कंटेंट मिलेगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, चाहो तो पीडीएफ्स निकलवा के पढ़ो, चाहो तो आप डिजिटली रीड कर सकते हैं। ये सब पीडीएफ्स मिलते कहाँ पर हैं? कहने का मतलब यह है ग्रुप अगर आपने ज्वाइन करना है तो कहाँ से जाके ज्वाइन करोगे? पहली बात व्हाट्सएप पर जाना, नंबर आपको दिया गया है 8534873368। केवल इस नंबर पर जाकर आपको मैसेज कर देना है कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल शेयर कर दी जाएंगी, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, ठीक है, पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, हर एक चीज़ को आप देख सकते हैं। सेटिस्फाई हो जाओ तब जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल भी हमारा एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है गौर यानी इंडियन बाइसन के बारे में। तो इंडियन बाइसन न्यूज़ में है, ये भी डाउन टू अर्थ का ही टॉपिक है। ये आपके सामने खबर देखने को मिलेगी। खबर यह है कि जो ये गौर है दोस्तों, ये लगातार डिक्लाइन हो रहा है। इसकी पॉपुलेशन पालामऊ टाइगर रिजर्व के अंदर में धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, ठीक है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। पालामू टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? झारखंड में। इस बात को लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है भाई? खबर आपके सामने है, गौर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है इस वजह से।
और गौर की पॉपुलेशन यानी कि जो इंडियन बाइसन है कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये इंडियन बाइसन की सबसे ज़्यादा मैसिव पॉपुलेशन झारखंड के पलामऊ टाइगर रिजर्व में ही है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पे इन बाइसन का इसी रीजन में है। लेकिन आज क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनकी आबादी घटती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, जो हमारे लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इससे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है और इन इंडियन बाइसन को एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है। समझ गए? तो रीसेंट न्यूज़ क्या निकल कर आई है, न्यूज़ आप लोगों ने यहाँ पर एग्जैक्टली ये समझ लिया है। समझ ये लिया है कि पलामऊ टाइगर रिजर्व झारखंड में जो प्रेजेंट है, यहाँ पर गौर नाम का जो ये इंडियन बाइसन है जिसका साइंटिफिक नेम है बॉस गौरस, इसकी पॉपुलेशन तेजी से डिक्लाइन हो रही है, कम होती चली जा रही है। और ये एक चिंताजनक विषय है, यानी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि ये पलामऊ टाइगर रिजर्व दोस्तों एक आखिरी जगह है जहां पर इंडियन गौर की प्रजाति पाई जाती है, उसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती इतनी ज़्यादा प्रजाति जो यहाँ पर है। तो चिंता तो उठती है कि सर हम अब किस तरीके से प्रोटेक्शन करें, कैसे इंडियन बाइसन को झारखंड में बचाया जाए। समझ रहे हैं? नाउ अब एग्जाम के लिए आपको ये बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ऐसे टॉपिक बहुत काम के हैं, यूपीएससी बहुत क्वेश्चंस पूछता है। तो सबसे पहले इस गौर को हम लोग इंडियन बाइसन भी कहते हैं। ये बोविडे फैमिली से बिलोंग करता है, यानी वही परिवार जिससे एक गाय, भैंस, गोट, एंटीलोप्स यानी बारहसिंगा वगैरह बिलोंग करता है, उसी परिवार से यहाँ पर ये भी आता है इंडियन बाइसन। हालांकि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसा सांड है, काफ़ी जंगली माना जाता है। इवन कई बार जो अफ्रीका के अंदर पाए जाने वाले बफलोज हैं, उनके भी साइज़ के कंपैरिजन में इंडियन बाइसन का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। इनकी मसल्स बहुत मैसिव होती हैं। पिछले कुछ समय पर आपने देखा भी होगा, एक इंडियन बाइसन का जो रील है वो पहले अभी कुछ समय पहले वायरल हो रहा था, जो रोड किनारे घास वगैरह चल रहा था। ठीक है, तो इंडियन बाइसन की यहाँ पर बात हो रही है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। अब इंडिया में पाया जाता है, मतलब एशिया के अंदर प्रेजेंस तो है। एशिया में देखोगे दोस्तों तो साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये दो प्रोमिनेंट रीजन्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन बाइसन की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। अब जब आपसे पूछ लेगा भारत के अंदर में, देखो एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है कि क्या इंडियन बाइसन केवल भारत में पाया जाता है? आप कहेंगे नहीं। भारत के साथ साथ अब साउथ एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ है, वहाँ पर भी इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाएगा इंडिया में कहाँ पे मिलता है, तो इंडिया में जो हमारा सेंट्रल रीजन है, ठीक है, अब झारखंड की प्लेस हम देख रहे हैं, या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न घाट्स हैं, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, सभी जगह पे दोस्तों मैक्सिमम सभी जगह पर ये इंडियन बाइसन की पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती है। नाउ व्हाट इज़ द हैबिटेट प्रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इंडियन बाइसन को किस जगह रहना ज़्यादा पसंद है? इनको रहना पसंद है हरे भरे घने जंगलों में, जो एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे रहना पसंद है। ठीक है, जो स्पेशली ऊंचाई पर है, पहाड़ी इलाकों में है, वहाँ पे रहना पसंद है। वहीं पर सबसे ज़्यादा इनका प्रेजेंस होता है, क्योंकि इनको बराबर घास भी चाहिए और बराबर पानी भी चाहिए। ये दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑब्वियसली साइज़ में बड़े हैं तो इसलिए इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रास और वाटर पे ही ये इंडियन बाइसन सर्वाइव करता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अब बात आती है यहाँ पर इसके कंजर्वेशन स्टेटस की, यानी हमने इस इंडियन बाइसन को आज के समय पर किस तरीके से प्रोटेक्शन दे रखी है, या किस तरीके से हम इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। सबसे पहला IUCN की रेड लिस्ट। IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि ऐसी कैटेगरी, यानी बहुत ज़्यादा खतरे में है करंट समय पर ये प्रजाति। ठीक है, आने वाले समय पर और ज़्यादा खतरे में जा सकती है अगर हमने इसकी प्रजातियों को बचाया नहीं, प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवाई तो। उसी प्रकार से साइट्स जो आप देख पाते हैं, साइट्स के अंदर में इसको अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है। अपेंडिक्स 1 आप समझ रहे हैं, यानी इसका इंटरनेशनल ट्रेड आप नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ट्रेड करने पर एक स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, एक बड़ी रुकावट देखने को मिल जाती है। तो एक तरीके से ये भी सुरक्षा दी गई है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। आपको पता होगा कोई भी ऐसी जानवर की प्रजाति जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में कवर की जाती है, दैट मीन्स उसको हाई लेवल की सुरक्षा दी गई है। उसका कोई शिकार नहीं कर सकता। अगर शिकार करता है तो उसको यहाँ पे सज़ा काटनी पड़ेगी, फाइन चार्जेस उसके ऊपर देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है, तीनों सिचुएशन को देखकर पता चलता है कि जो इंडियन गौर है आज के समय पर लीगली, कानूनी तौर पे उसको पूरी तरह से सुरक्षा दी गई है। उसका शिकार बैन है, उसका ट्रेड बैन है, पूरी हर तरीके से सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन इस सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि इलीगल तरीके से जो शिकार वगैरह होता है ना, उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे करके कम हो चुकी है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यानी एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से एक बड़ा रोल होता है इनका। जैसे टाइगर की पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो टाइगर्स होते हैं ना, जो बाघ आज भारत में मिलते हैं, उनको ये जो इंडियन बाइसन है ये खाना बहुत पसंद है। तो ये टाइगर की पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाती है क्योंकि वो इंडियन बाइसन को लगातार कंज्यूम करते रहते हैं। तो इससे यहाँ पर टाइगर्स की पॉपुलेशन बच पाती है। ठीक है, बाकी
जब आप इंडियन बाइसन की बात करेंगे तो उसका मेन हर्बीवोर रोल है। हर्बीवोर रोल की जब मैं बात करता हूँ तो ये बाइसन घास खाता है, पानी पीता है, यही मेन काम है। बाकी जब घास खाता है, पेड़ वगैरह के यहाँ पर चरता है, तो उसकी बहुत सारी जो बीजें वगैरह हैं वो बीज इसके पेट में जाती हैं। जब ये आगे आगे जाएगा, पीछे कई सारी जगह पर ये गोबर कर देता है, तो उस गोबर में बहुत सारी सीड्स प्रेजेंट हैं। वो सीड्स यहाँ पर दोस्तों उस मिट्टी में दबती हैं, मिट्टी के अंदर से फिर नया पौधा निकलता है, तो इससे बहुत सारे जो पेड़ हैं वो दूसरी जगह पर निकलने शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये गौर के बिना जो हमारे फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट का बैलेंस खराब हो सकता है। तो ये इंडियन गौर होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इंडियन गौर की सबसे अच्छी पॉपुलेशन होगी तो टाइगर्स हमारे जिंदा रहेंगे, क्योंकि टाइगर्स को अच्छा खाना मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फूड चेन में टाइगर्स का बड़ा रोल रहेगा, टाइगर्स प्रीडेटर्स का काम करेंगे। तो इंडियन गौर की पॉपुलेशन को बैलेंस करके चलेंगे और इंडियन गौर को टाइगर्स को कुछ खाने को मिलेगा। बाकी प्लांट्स को रीग्रो करने में या फॉरेस्ट को बढ़ाने में बड़ा रोल है, जैसे मैंने बताया सीड डिस्पर्सल जिसको बोलते हैं, जगह जगह पे यहाँ पर गोबर करना, जिसमें यहाँ पर कई बार बीज होते हैं पेड़ पौधों के, तो वो बीज यहाँ पर मिट्टी में दबने के बाद में एक नया प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, बाकी आप देखोगे तो खतरा आज क्या कौन कौन सा है, क्योंकि इसी खतरे की वजह से हम देख पा रहे हैं झारखंड के अंदर एक इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन गौर की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। रीज़न हैबिटेट लॉस। लगातार हम क्या कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिस वजह से आज उन जानवरों के लिए कहीं पर कोई जगह नहीं बची है जहाँ पे वो शांति से रह सकें। दूसरा, अगर आप लोग देख पाओगे तो डोमेस्टिक कैटल्स के अंदर में कई बार डिजीज़ फैल जाती है, अलग अलग जैसे गाय भैंसों में बीमारियां फैल जाती हैं। आपने हूफ एंड माउथ डिजीज़ देखा होगा, जहाँ पे गाय के पैर वगैरह सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। रिंडर पेस्ट नाम का आपने ये बीमारी सुनी होगी। अब ये जो बीमारी है ना दोस्तों, ये गाय भैंसों में फैलती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो ये इंडियन गौर है ये हाईली ससेप्टेबल है। कहने का मतलब यह है कि हाईली वल्नरेबल है, इसमें यह बीमारी फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार ना दूसरे जानवरों के साथ मिलता है, जब ये दूसरे गाय भैंसों के साथ मिलता है जिनमें बीमारियां, तो आराम से वो बीमारियां इसके अंदर ट्रांसमिट हो जाती हैं, इंडियन गौर में ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो इंडियन गौर जो है अलग अलग बीमारियों के प्रति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर ये बीमारियां इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। समझ गए? आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। मैंने आपको ये बता दिया क्या चल रहा है। बाकी मेन प्रॉब्लम है जो डिजीज़, अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलना, जिससे कि इसकी पॉपुलेशन लगातार कम हो जाती है। नाउ अब आते हैं, जो भी आप लोगों ने समझा है इसी के आधार पर आप लोगों को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, देखिएगा कि आपने क्या क्या सीखा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल से और किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ पे बात करता है विद रेफरेंस टू गौर, यानी बॉस गौरस। बॉस गौरस को लेकर आपके पास में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो ये बॉरस है अपने आप में सबसे बड़ी प्रजाति है, जो वाइल्ड कैटल के अंदर में काउंट की जाती है, यानी जंगली जानवरों में यहाँ पर ये काउंट होती है, सबसे बड़ी प्रजाति है। और टाइगर्स के लिए एक बहुत बड़ा खाने का रूप, यानी टाइगर्स बहुत ज़्यादा हंटिंग करते हैं इनकी गौर की। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो इंडियन गौर है इनको आईयूसीएन के अंदर में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। ठीक है, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 1 में हाई प्रोटेक्शन दी गई है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो ये इंडियन गौर है इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट यानी थार डेजर्ट और डेकन प्लेट्यू तक प्रेजेंट है। तो थार डेजर्ट और डेकन प्लेट्यू में ही यहाँ पर ये इंडियन गौर पाए जाते हैं। फिर फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि जो इंडियन गौर है ये हाईली ससेप्टेबल है टू डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोमेस्टिक कैटल्स। जो आज हम गाय भैंस पालते हैं उनमें से बहुत आराम से भी जो बीमारियां हैं वो इस कह सकते हैं सांड के अंदर में फैलनी शुरू हो जाती है, बहुत ईजिली यहाँ पर ये ट्रांसमिट होती है। तो बताइए चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली सही हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 4 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 4 ओनली, या फिर डी चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए आंसर दीजिए, तब तक हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला टॉपिक जो है हमारा जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में ही आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ये बात करता है द वॉर्प्ड वेफ्ट। ये बात करता है तमिलनाडु के अंदर में एक हैंडलूम इंडस्ट्री है। जब मैं बात करता हूँ हैंडलूम की इंडस्ट्री की, तो वो हाथ से कढ़ाई बुनाई करते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो पुराने ज़माने से अपने ट्रेडिशन को आगे लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो हाथ से कढ़ाई बुनाई करके बना क्या रहे हैं, एक प्रकार की साड़ी बना रहे हैं। और जो साड़ी है उसका नाम याद रखिएगा, कोडाली करवपुर सिल्क साड़ी। लेकिन प्रॉब्लम यह है आज के समय पर इस साड़ी को बनाने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी पॉपुलेशन 10 गुना ज़्यादा कम हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या आने वाले समय पर हम सिल्क साड़ी का जो ट्रेडिशन है पूरी तरह से खो देंगे, इंडिया में से सिल्क साड़ी का पूरा नामो निशान मिट जाएगा। क्वेश्चन ये है।
तो आज हमें क्या करना चाहिए अपने ट्रेडिशन के इस प्रोटेक्शन के लिए, वो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है, जो हमारे द हिंदू का न्यूज़ आर्टिकल है। तो हाल ही की खबर क्या है, मैंने इस आर्टिकल का जो एक एग्जैक्ट न्यूज़ है वो आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि कोदाली करपुर सिल्क साड़ी, जो एक समय पर एक लग्जरी गारमेंट हुआ करता था फॉर द रॉयल्टी। लग्जरी गारमेंट मतलब एक समय की बात हो रही है, हम अपने इतिहास की बात कर रहे हैं। जब हम इतिहास की बात करते हैं दोस्तों, तो एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए। ये जो साड़ी है ना, इसका इतिहास बहुत पुराना है और इसका इतिहास होता है थंजावुर के अंदर में। जब मैं बात करता हूँ थंजावुर की, तो याद रखिए ये जो नाम है ना करपुर, इस साड़ी का नाम क्या है, कोडाली करपुर सिल्क साड़ी। तो बेसिकली यहाँ पर इस साड़ी का जो ओरिजिन हुआ है यह करपुर से हुआ है। करपुर एक गांव है जो कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर में। वहीं पर इस साड़ी को शुरू में बनाया जाता था और उस गांव को बेसिकली उस समय पर अगर हम इतिहास देखें तो जो मराठी रूलर्स हैं, मराठा रूलर्स, वो यहाँ पर रूल करते थे। तो एक सबसे बड़े रूलर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मराठा रूलर का शासन चल रहा था उस समय पर। मराठा रूलर में एक इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम है सिरफोजी राजा भोंसले छत्रपति टू। तो 1787 से लेकर 1832 के बीच में इनका शासन चला थंजावुर में। और थंजावुर में दोस्तों अपने शासन के समय पर इन्होंने इस साड़ी को एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन दिया। इस साड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के ऊपर में फोकस किया। और कारण ये था क्योंकि हमारे देश के अंदर में बहुत सारे लोग, यानी जो महिलाएं स्पेशली, वो यहाँ पर इन साड़ी को बुनकर बनाती थी, हाथों से यहाँ पर उसको बनाया जाता था। और स्पेशली किसके लिए बनाया जाता था, जो रानी साहिबाज हुआ करती थी उस समय पर, यानी रॉयल वेमेन हुआ करती थी थांजावुर की। तो 19th सेंचुरी तक थंजावुर में रॉयल वेमेन के लिए ही ये एक्सक्लूसिवली ये साड़ी को बनाया जाता था, हाथ से कढ़ाई बुनाई करके, ध्यान रखिएगा। तो 400 से 500 फैमिलीज ऐसी हुआ करती थी जिन्होंने ये कढ़ाई बुनाई करते करते वो माइग्रेट कर गए। यानी तमिलनाडु में शुरू में तो वहाँ रहते थे, कौन से गांव में, करपुर गांव में, लेकिन धीरे धीरे करके वो माइग्रेट कर गए, कहाँ पर पहुँच गए, गुजरात सौराष्ट्र रीजन में, मदुरई में सेटल हो गए, सालेम में सेटल हो गए, कांचीपुरम में सेटल हो गए। तो धीरे धीरे करके दोस्तों ये जो साड़ी है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देश में जगह जगह पे बढ़ गया। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि जितने भी ट्रेडिशनल वीवर्स हैं, पुराने ज़माने के जो भी कढ़ाई बुनाई करके साड़ी को बना रहे थे, उनके नंबर सब घटने शुरू हो चुके हैं, उन लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, अब वह लोग ये साड़ी को नहीं बना रहे। तो इस साड़ी का इंपॉर्टेंस या सिल्क का इंपॉर्टेंस या हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हम ये नहीं चाहते। क्योंकि ये जो साड़ी है दोस्तों, ये केवल महिलाओं के लिए नहीं हुआ करती थी। इस साड़ी में बहुत कुछ हुआ करता था, जैसे हैंड पेंटिंग, हाथों से पेंटिंग कर दी, ब्लॉक प्रिंट कर दिए, या ज्योमेट्री के डिज़ाइंस है वो बना दिए, ब्रॉकेड वीविंग हो गई जहाँ पे बहुत ज़्यादा कढ़ाई बुनाई कर दी जाती थी। कह सकते हैं चांदी के जो तार होते थे, चांदी के धागे, वो इस्तेमाल होते थे। गोल्ड से यहाँ पर कह सकते हैं कढ़ाई बुनाई होती थी। तो ये सब कुछ शामिल हुआ करता था। ये साड़ी बहुत फेमस हुई थी 19th सेंचुरी तक। क्यों? क्योंकि दिखने में बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस, बहुत ही ज़्यादा रॉयल लगा करती थी। ठीक है, इसमें पेंटिंग, प्रिंटिंग, वीविंग, हर प्रकार की जो कह सकते हैं फीचर्स हैं वो शामिल थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करके अब इसका आज के समय में इम्पोर्टेंस कम हो चुका है और लोगों ने बनाना भी कम कर दिया है। ठीक है, मराठा स्टेट्स में अगर हम देखेंगे, जैसे बड़ौदा हो गया, कोल्हापुर हो गया, सतारा हो गया, यहाँ पे जो करपुर साड़ी है दोस्तों, ये आज भी जैसे ब्राइड वेडिंग होती है ना, कई बार शादी वगैरह होती है तो उसमें इस्तेमाल होता है। जो पुरुष हैं, जो आदमी हैं, वो इस कपड़े का टर्बन बनाते हैं, पगड़ी बना के पहनते हैं शादियों में। तो ये जो साड़ी है हमेशा से एक लग्जरी सिंबल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हमें इसको प्रोटेक्ट करना होगा हर हाल में। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप डिज़ाइंस देखोगे या इसका ट्रेडिशनल फीचर देखोगे, बहुत बड़ा इतिहास है। आज ये साड़ी के डिज़ाइंस देखोगे तो इसमें ज्योमेट्रिक फीचर्स, लीनियर पैटर्न है ना, वाइन लाइक डिज़ाइन हो गया, स्टार, वेलदरी पैटर्न, फ्लावर डिज़ाइन, ये सब सारे के सारे डिज़ाइंस आते हैं दोस्तों। ये डिज़ाइंस के पैटर्न मैंने आपके सामने लगा दिए हैं। ये सभी डिज़ाइंस यहाँ पर इन साड़ियों में तैयार किए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्या ये जो करपुर साड़ियाँ हैं दोस्तों, क्या इन साड़ियों को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला, कोई जीआई टैग नहीं मिला? नहीं, आज तक कोई जीआई टैग या कोई भी अल्टीमेट प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। तो आज धीरे धीरे करके ये साड़ियाँ या ये जो ट्रेडिशन है लंबे समय का, ये डिसअपियर हो रहा है। और ये डिसअपियर की जो चिंता है दोस्तों, इसी चिंता को व्यक्त किया है हमारे इस न्यूज़ आर्टिकल में द हिंदू की साइट से, जो हमने अभी डिस्कस किया। नाउ ये रहा आपके सामने एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू कोदाली करपुर सिल्क साड़ी, जो कोदाली करपुर सिल्क साड़ी है कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, इसके रेफरेंस में आपके पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है।
पहला स्टेटमेंट कहता है ये जो साड़ी है ये ओरिजिनेट हुई थी तमिलनाडु के अंदर में एंड ट्रेडिशनली इसको सुरक्षा दी गई थी मराठा रूलर ऑफ थंजावुर की तरफ से। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये जो साड़ी है इसको करंट समय पर एक जीआई टैग के थ्रू अल्टीमेट प्रोटेक्शन दी गई है, जीआई टैग के थ्रू सुरक्षा दी गई है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और कुछ ज़्यादा है नहीं आज के सेशन में, तो हमने इसको आज थोड़ा सा मिक्स्ड न्यूज़पेपर एनालिसिस के तौर पे कवर किया है, ठीक है। आज अगर अखबार में कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स होंगे भी तो परेशान मत होइए, कल डिस्कस कर लिए जाएंगे। संडे थोड़ा सा हल्का रखिए और जो पुरानी चीज़ें हैं उसको रिवाइज करने पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी आज का हमारा जैसे ये आप पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।